ट्रिपल क्राइम के एपिसोड नंबर 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो रिश्तों की पहेली में उलझा एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसको लेकर पुलिस खुद उलझी हुई थी। ये पूरी कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहानी सुनने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। तो पूरी कहानी मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। बात है जून 2015 की और उस वक्त राकेश मारिया जो है वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। ये वही राकेश मारिया थे जिन्होंने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 26/11 अटैक जैसे केसों की इन्वेस्टिगेशन की थी। इसके अलावा अगर आपने संजू मूवी देखी होगी तो उसमें जो आर्म्स एक्ट के तहत पूछताछ के दौरान एक पुलिस वाला संजय दत्त को थप्पड़ मारता है, वो पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि राकेश मारिया ही थे। तो जून 2015 में एक दिन जब वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे तभी उनके पास एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला शख्स कहता है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 सालों से गायब है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है और हो ना हो उसका मर्डर हो चुका है। और उसके मर्डर के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है। बस इतना कहकर वो शख्स फोन काट देता है। अब इंद्राणी मुखर्जी का नाम आते ही राकेश मारिया अलर्ट हो जाते हैं और वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़े मीडिया टाइकून और स्टार इंडिया के एक्स सीईओ पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। पीटर मुखर्जी एक बड़ा नाम था और इंद्राणी मुखर्जी पर हाथ डालने का मतलब था सीधे सीधे पीटर मुखर्जी पर हाथ डालना। राकेश मारिया को पता था कि ये लोग बहुत ही पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं और उन पर बिना किसी सबूत के सिर्फ एक कॉल के आधार पर हाथ डालना बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए राकेश मारिया ने सोचा कि अभी चुपचाप खामोशी से इसकी जांच करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उन्होंने अपने कुछ फेवरेट और भरोसेमंद पुलिस वालों को शामिल किया और अनऑफिशियली इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा। और इनका यह था कि गलती से भी इस इन्वेस्टिगेशन की भनक इंद्राणी या पीटर मुखर्जी को नहीं लगनी चाहिए। अब राकेश मारिया के कहने पर उनकी टीम ने सबसे पहले यह पता करना शुरू किया कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में कोई शीना बोरा नाम की लड़की पिछले 3 सालों से गायब है भी या नहीं। इसके लिए उन्होंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन के पिछले 3 साल यानी 2012 से लेकर अब तक के मिसिंग रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया, मगर उन्हें शीना बोरा नाम की किसी भी लड़की का कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने और दूसरी चीजों को भी देखना शुरू किया पर उन्हें उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अब उन्हें लगा कि बिना इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ किए बगैर कुछ पता नहीं चलने वाला। पर इंद्राणी मुखर्जी जैसी बड़ी शख्सियत को वो ऐसे ही बिना किसी सबूत के नहीं उठा सकते थे। अच्छा, उस वक्त इंद्राणी मुखर्जी देश में थी भी नहीं, वो उस वक्त इंग्लैंड में रह रही थी। इसलिए अब मुंबई पुलिस किसी और कमजोर कड़ी की तलाश में लग गई और इत्तेफाक से पुलिस को वो कमजोर कड़ी मिल गई। पुलिस को पता चला कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम था श्यामर राय, पर अब क्योंकि उसने वहां से काम छोड़ दिया है इसलिए उसे उठाकर पूछताछ की जा सकती है और हो ना हो उसे जरूर इस बारे में कुछ मालूम होगा। पर पुलिस उसे भी ऐसे ही बेवजह नहीं उठा सकती थी, इसलिए मुंबई पुलिस श्यामर राय की कुंडली खंगालती है ताकि अगर उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उस सिलसिले में उठाया जा सके। लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई केस नहीं मिलता। अब जब पुलिस को उसके खिलाफ कोई केस नहीं मिला तो राकेश मारिया ने कहा कि कोई बात नहीं, बस इस पर नजर रखो। इसके बाद जून गुजर गया, जुलाई गुजर गई और अगस्त आ गया और इस दौरान पुलिस लगातार ड्राइवर श्यामर राय पर नजर रख रही थी और बस कोई मौका ढूंढ रही थी उसे उठाने का। फिर तारीख आती है 21 अगस्त 2015 की। 21 अगस्त 2015 को श्यामर राय बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र के किनारे जो जंगल है वहां टहल रहा था और पुलिस भी उसके आसपास ही घूम रही थी। पर जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी तो वो घबरा गया और वहां से भागने लगा। पुलिस को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसी मौके की वो तलाश में थी, इसलिए पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले। मुंबई पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और सीधा उठाकर खार पुलिस स्टेशन ले आई। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर श्यामर राय टूट जाता है और पुलिस के सामने सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही उसे 5 लाख रुपए का लालच देकर अपनी बहन शीना बोरा के मर्डर प्लान में शामिल किया था और जो उसने पूरी कहानी सुनाई वो ये थी कि लगभग 3 साल पहले ड्राइवर श्यामर राय को अपने प्लान में शामिल करने के बाद इंद्राणी मुखर्जी 23 अप्रैल 2012 को यूके से मुंबई पहुंचती है और अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2012 की शाम को शीना बोरा को मिलने के लिए बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास एक अमरसंस नाम की शॉप है वहां बुलाती है। 24 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्राणी मुखर्जी और ड्राइवर श्यामर राय एक मेटालिक ग्रे कलर की ओपेल ओपरा कार में बैठकर बांद्रा में अमरसन शोरूम के पास पहुंचते हैं और ये कार इंद्राणी ने स्पेशल शीना बोरा के मर्डर के लिए ही 5,000 रुपए में किराए पर ली थी। जब ये दोनों वहां पहुंचे
तो वहां पर संजीव खन्ना नाम का एक शख्स पहले से ही इन दोनों का इंतजार कर रहा था और इंद्राणी ने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर रखा था। अब ये संजीव खन्ना कौन था उसके बारे में मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। तो अब ये तीनों अमरसन शोरूम के पास शीना बोरा के आने का इंतजार करने लगे और थोड़ी देर बाद ही शाम को लगभग 6:40 पर शीना भी वहां पहुंच गई। इसके बाद इंद्राणी शीना को बड़े ही प्यार से गले लगाती है और उसे पीने के लिए पानी की एक बोतल देती है जिसमें कि उसने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। शीना उस बोतल में से कुछ घुट पानी का पीती है और फिर इंद्राणी और शीना ये दोनों अमरसन शोरूम के अंदर चले जाते हैं। दरअसल इंद्राणी ने शीना को एक साड़ी और एक डायमंड रिंग दिलवाने के बहाने ही वहां बुलवाया था। करीब आधे घंटे बाद ये दोनों शोरूम से एक साड़ी खरीदकर बाहर आते हैं और कार में बैठने के बाद वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद इंद्राणी के कहने पर ड्राइवर श्यामवर राय गाड़ी को बांद्रा के पाली हिल्स की तरफ मोड़ लेता है जहां बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहा करते हैं। कार के अंदर इंद्राणी और शीना पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आगे ड्राइविंग सीट पर श्यामवर राय और पैसेंजर सीट पर संजीव खन्ना बैठा था। और क्योंकि शीना बोरा श्यामवर राय और संजीव खन्ना को पहले से ही जानती थी इसलिए उसे कोई भी ऐतराज नहीं होता। तो अब इनकी गाड़ी पाली हिल्स की तरफ जा रही थी और इंद्राणी शीना को अपनी बातों में रिझाने लगी। थोड़ी देर बाद ही दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू किया और शीना बात करते करते बेहोश हो गई। इसके बाद इंद्राणी के कहने पर ड्राइवर श्यामवर राय गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर रोक देता है। फिर श्यामवर राय और संजीव खन्ना भी गाड़ी से उतरकर पीछे वाली सीट पर आ जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही संजीव खन्ना शीना के बाल पकड़ता है और श्यामवर राय शीना का मुंह दबाता है ताकि वो शोर न मचाए। इसके बाद इंद्राणी अपने ही हाथों से अपनी बहन का गला दबाने लगती है, मगर दम घुटने की वजह से शीना अचानक से होश में आ जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश में वो श्यामवर राय के अंगूठे पर जोर से दांत भी काट लेती है क्योंकि श्यामवर राय ने उसका मुंह दबा रखा था, जिसकी वजह से उसके अंगूठे से खून भी बहने लगता है। शीना पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन 3 लोगों के सामने उस बेचारी अकेली लड़की की कुछ नहीं चलती और इंद्राणी पूरी ताकत के साथ उसका गला दबा रही थी। वो उसका गला तब तक दबाती है जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक जाती और जब इंद्राणी को तसल्ली हो जाती है कि शीना मर चुकी है तब जाकर वो उसका गला छोड़ती है। इसके बाद संजीव खन्ना और श्यामवर राय वापस आगे आ जाते हैं और गाड़ी को वहां से लेकर चल देते हैं और पीछे इंद्राणी शीना की लाश को सहारा देकर सीट पर ऐसे बैठाती है जैसे कि वो जिंदा हो, ताकि अगर किसी की नजर गाड़ी के अंदर पड़े भी तो भी उसे कोई शक न हो। और मुंबई जैसे शहर में किसी के पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि किसी चलती गाड़ी के अंदर झांके कि उसमें क्या हो रहा है। खैर थोड़ा आगे जाने के बाद संजीव खन्ना गाड़ी से उतर जाता है और वर्ली में अपने होटल हिलटॉप की तरफ निकल जाता है जहां वो ठहरा हुआ था। इधर इंद्राणी मुखर्जी बांद्रा के एक 5 स्टार होटल ताज लैंड्स एंड में पहुंचती है और पूरे रास्ते वो शीना की लाश को देखकर बार बार यही बोल रही थी कि मिल गया शीना को 3 BHK फ्लैट। खैर होटल की पार्किंग में पहुंचने के बाद इंद्राणी शीना की लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर ही लिटा देती है और ड्राइवर श्यामवर राय को वहीं पार्किंग में ही रोककर गाड़ी पर नजर रखने को बोलती है ताकि कोई भी कार के अंदर झांके ना। इसके बाद इंद्राणी होटल के अंदर जाती है और 15 मिनट के बाद ही वापस आ जाती है और श्यामवर राय को वर्ली में मार्लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलने को कहती है जहां इंद्राणी रहा करती थी। इसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग मार्लो सोसाइटी पहुंच जाते हैं और रास्ते में होटल हिलटॉप से संजीव खन्ना को भी पिकअप कर लेते हैं। मार्लो पहुंचकर ये गाड़ी को इंद्राणी मुखर्जी का जो गैराज था उसके आगे खड़ी करते हैं। इसके बाद वो गाड़ी की डिग्गी में से एक बड़ा सा बैग निकालते हैं जिसको कि इंद्राणी ने एक दिन पहले ही प्लान के तहत खरीदा था। फिर इंद्राणी और संजीव खन्ना मिलकर गाड़ी के अंदर ही बैठकर उस बैग में शीना की लाश को पैक करते हैं और इस दौरान श्यामवर राय गाड़ी के बाहर खड़े होकर नजर रखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। शीना की बॉडी को बैग में रखने के बाद ये लोग उस बैग को गैराज के अंदर रख देते हैं और गैराज में ताला लगा देते हैं। उस सोसाइटी के नीचे जहां गैराज था वहां कई सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, पर इत्तेफाक से उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखता। तो लाश को गैराज में डालने के बाद ये तीनों बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 19 में पहुंचते हैं जो कि इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का था। और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद संजीव खन्ना वापस अपने होटल चला जाता है और ड्राइवर श्यामवर राय भी अपने क्वार्टर में चला जाता है। तो यहाँ इंद्राणी के प्लान का एक हिस्सा तो पूरा हो चुका था जो कि था शीना बोरा का मर्डर करना, और अब बारी थी प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम देने की, यानी शीना बोरा की लाश को ठिकाने लगाने की, जिसकी प्लानिंग इंद्राणी ने पहले से ही कर रखी थी। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी मर्डर से एक दिन पहले ही, जिस दिन वो मुंबई लौटी थी यानी 23 अप्रैल 2012 को, ड्राइवर श्यामवर राय के साथ रैकी करने के लिए मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेंड नाम का एक शहर है वहां पहुंची थी। इंद्राणी वहां इसलिए गई थी क्योंकि पेंड के आसपास का जो इलाका है वो अगले कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है और अक्सर सुनसान रहता है।
दूसरा कि उस इलाके में अक्सर कोई न कोई लावारिस लाश मिलती ही रहती है, इसलिए इंद्राणी ने सोचा कि शीना की लाश भी उन्हीं लावारिस लाशों में से एक लाश बन जाएगी। तो आसपास के पूरे इलाके की रैकी करने के बाद इंद्राणी ने गगोदे खुर्द में एक जगह को जीरो इन किया। उसने खासकर इस स्पॉट को इसलिए भी चुना क्योंकि वहां से जो सबसे नजदीक पुलिस चौकी थी वो करीब 9 किलोमीटर दूर पेड़ शहर के अंदर थी, इसलिए वहां पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह का भी कोई खतरा नहीं था। तो इंद्राणी पहले ही लाश को ठिकाने लगाने की जगह तय कर चुकी थी, अब बस बारी थी उसे अंजाम देने की। इसलिए प्लान के तहत वो तीनों मर्डर के अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2012 की सुबह सुबह 4 बजे के आसपास पार्किंग गैराज के पास इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वो उस बैग को जिसमें शीना की बॉडी थी उसे गैराज से बाहर निकालकर कार की बैक सीट पर ले जाते हैं। फिर शीना की बॉडी को उस बैग में से निकालकर उस बैग को वापस गैराज में डाल देते हैं। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी कार की पिछली सीट पर शीना की लाश को सहारा देकर ठीक वैसे ही बैठाती है जैसा कि उसने पिछली रात बिठाया था, ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। और फिर वो लोग गाड़ी लेकर वहां से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वहां से एक कैन में 10 लीटर पेट्रोल खरीदने के बाद वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। पर अब क्योंकि शीना को मरे हुए कई घंटे बीत चुके थे, इसलिए उसकी बॉडी में अकड़न आने शुरू हो गई। इंद्राणी को लगा कि रास्ते में अगर कहीं चेकिंग हुई तो किसी को शक न हो जाए, इसलिए उसने शीना की बॉडी को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। उसने बाकायदा शीना की लाश को लिपस्टिक लगाई, उसके बाल बनाए और उसे परफ्यूम भी लगाया ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखे। कमाल है ना, जब वो जिंदा थी तब तो उसे मार दिया और अब उसकी लाश को लिपस्टिक परफ्यूम लगाकर जिंदा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। खैर, मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करके ये तीनों गगोदे खुर्द में उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो इंद्राणी ने जीरो इन किया था। इसके बाद इंद्राणी अपने साथ जो एक छोटा सा बैग लाई थी उसमें से वो 3 जोड़ी जूते निकालती है जो कि उसने प्लानिंग के तहत पहले ही खरीद रखा था, ताकि उस एरिया की मिट्टी उनके जूतों के साथ ना आ जाए, जो कि बाद में एक अहम सबूत बन सकता था। तो अब तीनों ने अपने अपने जूते पहने और एक बार चारों तरफ नजर मारने के बाद जब तसल्ली हो गई कि कोई नहीं देख रहा तो तीनों ने मिलकर शीना की बॉडी को बाहर निकाला और झाड़ियों में से होते हुए अंदर जंगल में ले गए। इसके बाद जो 10 लीटर पेट्रोल उन्होंने खरीदा था वो सारा का सारा पेट्रोल संजीव खन्ना ने शीना बोरा की बॉडी पर डाल दिया। फिर इंद्राणी मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से अपनी ही बहन की लाश में आग लगा दी और थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद वो लोग वापस मुंबई के लिए निकल गए। रास्ते में इंद्राणी ने तीनों लोगों के जूतों को वापस इकट्ठा किया और उसका प्लान था कि वो इन जूतों को कोलकाता में संजीव खन्ना के घर पर छुपा देगी। मुंबई पहुंचने के बाद ये तीनों बांद्रा में महबूब स्टूडियो के पास बने कैफे कॉफी डे में जाते हैं और वहां पर बैठकर कॉफी पीते हैं। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ड्राइवर श्यामवर राय को 5000 रुपए देती है और कहती है कि गाड़ी के अंदर बाहर से अच्छे से साफ सफाई करवाना और धुलवाना ताकि कोई भी सबूत ना बचे, और फिर वापस कर देना जहां से गाड़ी किराए पर ली थी। इसके अलावा वो कहती है कि जो पार्सल उसने 2 हफ्ते पहले रिसीव किया था वो गाड़ी में ही है, इसलिए गाड़ी वापस करने से पहले उसे जरूर निकाल लेना और अपने पास संभाल के रखना। दरअसल श्यामवर राय ने खुद 2 हफ्ते पहले इंद्राणी के कहने पर कोलकाता से आए एक आदमी से ये पार्सल रिसीव किया था। तो सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद इंद्राणी श्यामवर राय को वहां से जाने को कहती है और जाते जाते उसे धमकी भी देती है कि अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो शीना का हुआ है। इसके बाद इंद्राणी और संजीव खन्ना उसी दिन कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। इधर गाड़ी की अच्छे से साफ सफाई करवाने के बाद श्यामवर राय इंद्राणी के घर मार्लो सोसाइटी पहुंचता है, जहां उसे प्रदीप वाघमारे मिलता है जो कि इंद्राणी मुखर्जी के घर की साफ सफाई और छोटा मोटा काम किया करता था। वहां पहुंचकर श्यामवर राय गैराज में से उस बैग को निकालता है जिसमें कुछ देर पहले शीना की बॉडी रखी हुई थी। फिर वो ये बैग प्रदीप वाघमारे को दिखाता है और कहता है कि इंद्राणी मैडम ने मुझे इस बैग को फेंकने को कहा है, तो अगर ये बैग तुम्हें चाहिए तो ले लो। नया बैग देखकर प्रदीप वाघमारे उस बैग को खुशी खुशी ले लेता है। उसे क्या पता था कि कुछ देर पहले इसमें एक लाश रखी थी। तो उस बैग को वाघमारे को देने के बाद श्यामवर राय अगले 2-3 दिनों तक उसी गाड़ी में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को लाने ले जाने का काम करता है और फिर उस कार को एजेंसी में वापस कर देता है और वो पार्सल अपने पास संभाल कर रख लेता है। इसके कुछ महीनों बाद ही नवंबर 2012 में श्यामवर राय अपनी नौकरी छोड़ देता है और वापस अपने गांव चला जाता है और वो पार्सल अभी भी उसी के पास था। गांव जाने के कुछ दिनों बाद वो पहली बार उस पार्सल को खोलता है और पार्सल को खोलते ही उसकी हवा खराब हो जाती है क्योंकि उस पार्सल में से एक देसी कट्टा निकलता है। वो अगले 3 सालों में कई बार इस कट्टे को इंद्राणी को वापस करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि इंद्राणी यूके चली गई थी इसलिए कोई बात नहीं बनती। तो अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो इस कट्टे को ठिकाने लगाने की सोचता है और 21 अगस्त 2015 को वो बांद्रा के कार्टर रोड पर इस कट्टे को ठिकाने लगाने ही गया था। उसका प्लान था कि लोगों की नजरों से बचकर वो इस कट्टे को समुद्र के किनारे जो जंगल है उसमें फेंक देगा।
पर पुलिस को देखते ही वो घबरा गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद ये पूरी कहानी सामने आई। तो अब पूरी कहानी तो सामने आ गई, मगर अब भी कहानी में से मकसद गायब था कि आखिर इंद्राणी ने अपनी ही बहन का मर्डर क्यों किया, और उसका जवाब इंद्राणी से पूछताछ किए बगैर नहीं मिल सकता था। इधर इंद्राणी मुखर्जी भी अगस्त 2015 के दूसरे हफ्ते में इंग्लैंड से वापस भारत आ चुकी थी, इसलिए पुलिस ने अब उसे उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। पर इससे पहले कि पुलिस इंद्राणी को गिरफ्तार करती, मुंबई पुलिस ने एक और काम किया। उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के 3 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाए। तो पता चला कि 24 अप्रैल 2012 की शाम से लेकर रात तक और फिर सुबह मुंबई से लेकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ से वापस मुंबई आने तक इन तीनों की लोकेशन एक साथ थी। बस इतना सबूत काफी था इंद्राणी मुखर्जी को उठाने के लिए, और ड्राइवर श्यामवर राय का बयान तो था ही। इसलिए मुंबई पुलिस 25 अगस्त 2015 की शाम को सीधे इंद्राणी मुखर्जी के घर पहुंची और उसे उसकी बहन शीना बोरा का कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अब ये खबर जैसे ही मीडिया में आई तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। ऊपर से वो मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस इंद्राणी को भी खार पुलिस स्टेशन ले गई, और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए खार पुलिस स्टेशन के आगे मीडिया का जमावड़ा लग गया। अब अंदर इंद्राणी से पूछताछ चल रही थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते कि कहानी करवट बदलती है और कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जिस शीना बोरा का मर्डर हुआ है वो इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। ये खबर आते ही पूरे मीडिया में और भी सनसनी फैल जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 26 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस कोलकाता पहुंचती है और वहां से संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार करके मुंबई ले आती है। फिर जब पुलिस स्टेशन में इन तीनों यानी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय का सामना एक दूसरे से कराया जाता है, तब जाकर ये केस खुलता है और कई दिनों की पूछताछ के बाद चार्जशीट में पूरी कहानी सामने आती है। और इस पूरी कहानी में रिश्तों और लालच का एक ऐसा पेंच फंसा था जिसने 25 साल की एक नौजवान लड़की शीना बोरा की जान ले ली। और उन रिश्तों के पेंच को समझने के लिए आपको इंद्राणी की पुरानी जिंदगी में झांकना होगा और कहानी में कई साल पीछे जाना होगा, जिसकी शुरुआत इंद्राणी के बचपन से होती है। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 3 जनवरी 1972 को असम में गुवाहाटी के सुंदरपुर में रहने वाले उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के यहाँ हुआ था। ये दोनों ही पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे और प्यार से उसे परी बोलकर पुकारते थे। इन्होंने इंद्राणी को बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया था और उसकी हर डिमांड पूरी करते थे। जब इंद्राणी थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने उसका दाखिला सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल में कराया, जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा और महंगा स्कूल था। इंद्राणी बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और 10वीं के एग्जाम देने के बाद वो 12वीं की पढ़ाई करने के लिए गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गई, जहां उसने लेडी कीन कॉलेज में दाखिला लिया। और क्योंकि शिलोंग गुवाहाटी से काफी दूर था, इसलिए वो लेडी कीन कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने लगी। वहीं हॉस्टल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से होती है और ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। इसके बाद 1985 में इंद्राणी अपना 12th का एग्जाम देने के बाद वापस सुंदरपुर अपने घर पहुंच जाती है, पर वो अपने साथ सिद्धार्थ दास को भी वहां लेकर जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि उन दोनों ने शादी कर ली। फिर वो दोनों वहां से थोड़ी दूरी पर वहीं गुवाहाटी में ही एक किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। इसी बीच इंद्राणी प्रेग्नेंट हो जाती है और 11 फरवरी 1987 को अपनी पहली बच्ची शीना को जन्म देती है और उस वक्त इंद्राणी की उम्र महज 15 साल थी। शीना के जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला, पर कुछ वक्त बाद ही वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और अगले ही साल यानी 1988 में वो अपने दूसरे बच्चे मिखाइल को जन्म देती है। मिखाइल के जन्म के बाद से ही इंद्राणी और सिद्धार्थ के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी, क्योंकि एक तो इतनी कम उम्र में इंद्राणी के ऊपर 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई, ऊपर से जो सिद्धार्थ दास था वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था और अब तक इंद्राणी के माँ बाप ही उन दोनों का खर्चा उठा रहे थे। इंद्राणी के घर वालों ने सिद्धार्थ को सेटल करने के लिए एक बेकरी की शॉप भी खुलवाई, पर बदकिस्मती से वो भी नहीं चली। अब इन दोनों में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। इंद्राणी जो है वो बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर बहुत ही अमीर और फेमस बने और आलीशान जिंदगी जिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी और छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा करना पड़ेगा। उसे एहसास होता है कि सिद्धार्थ को चुनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऊपर से अब 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी थी। इसलिए उसने यह सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और जून 1990 में अपने आगे की पढ़ाई का हवाला देकर दोनों बच्चों और अपने पति को छोड़कर वो कोलकाता आ गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कोलकाता में उसे कोई नहीं पहचानता था और न ही ये कि वो 2 बच्चों की माँ है, इसलिए वहां से उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। कोलकाता में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात वहां के एक बिजनेसमैन संजीव खन्ना से होती है।
संजीव खन्ना जो है वो अच्छा खासा पैसे वाला था और उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, इसलिए इंद्राणी ने उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। खन्ना भी इंद्राणी की खूबसूरती पर फिदा था, इसलिए दोनों अब एक दूसरे के और नजदीक आ गए और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद मार्च 1993 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब क्योंकि इंद्राणी यहाँ अपनी एक नई जिंदगी बसा चुकी थी और वो अपने अतीत को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इंद्राणी के कहने पर गुवाहाटी में उसके माँ बाप ने उसके दोनों बच्चों शीना और मिखाइल को कानूनन गोद ले लिया और अब शीना और मिखाइल के नाना नानी ही उसके माँ बाप बन गए। इधर संजीव खन्ना से शादी के बाद इंद्राणी का भी बड़े बड़े लोगों और बिजनेसमैन के बीच उठना बैठना होने लगा, जिसकी वजह से उसे कई नए नए सोर्स मिले और इन्हीं सोर्स की मदद से उसने साल 1996 में INX सर्विसेज नाम की एक HR फर्म की शुरुआत की और बड़ी बड़ी कंपनियों को नए नए एम्प्लॉयज देने और उन्हें मैनेज करने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच इंद्राणी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और अगस्त 1997 में वो विधि को जन्म देती है। इंद्राणी की यह तीसरी संतान थी, पर दुनिया और संजीव खन्ना की नजरों में यह उसकी पहली संतान थी क्योंकि उसने संजीव खन्ना को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। खैर, अब धीरे धीरे जब इंद्राणी का नया बिजनेस कामयाब होने लगा तो उसने इसके और भी ब्रांच खोलने के बारे में सोचा और साल 2001 में मुंबई पहुंच गई और वहां भी उसने INX सर्विसेज की एक ब्रांच खोली। मुंबई में रहने के दौरान ही एक रात इंद्राणी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए प्रेसिडेंट होटल के लाइब्रेरी बार पहुंचती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से होती है। पीटर मुखर्जी से इंद्राणी की मुलाकात उसकी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल टर्निंग पॉइंट था क्योंकि पीटर मुखर्जी एक बहुत बड़ा और ताकतवर नाम था और उस वक्त वो स्टार इंडिया के CEO थे। वो पीटर मुखर्जी ही थे जो कौन बनेगा करोड़पति और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे प्रोग्राम लेकर आए थे और स्टार इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया था। इंद्राणी को पता था कि इतने बड़े नाम के साए में रहना उसके बिजनेस को और कामयाबी पर ले जाएगा, इसलिए वो पीटर से अगले कई घंटों तक अपने बिजनेस को लेकर बात करती रही। अब धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। पीटर मुखर्जी का उस वक्त अपनी पहली बीवी शबनम सिंह के साथ तलाक का प्रोसेस चल रहा था और इधर इंद्राणी के रिश्ते भी संजीव खन्ना से कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इंद्राणी को पता था कि जितनी कामयाबी वो पीटर के साथ पा सकती है उतना संजीव खन्ना के साथ नहीं, इसलिए इंद्राणी ने भी अपने पति संजीव खन्ना से तलाक की अर्जी लगा दी और पीटर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर इंद्राणी के केस में ये बिल्कुल उल्टा था। खैर, कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दिवाली 2001 में इंद्राणी पीटर के साथ ही उसके मार्लो वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई। इसके बाद वो कोलकाता से अपनी बेटी विधि को भी मुंबई ले आई और अपने साथ ही रखने लगी क्योंकि वो विधि से बहुत ही प्यार करती थी। इस बार उसने पीटर से अपनी संजीव खन्ना के साथ शादी और उससे हुई बच्ची को तो नहीं छुपाया, पर हाँ, उसने पीटर को भी अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर, इसके बाद लगभग 1 साल तक साथ रहने के बाद जब इंद्राणी का संजीव खन्ना से और पीटर का शबनम सिंह से तलाक हो जाता है तो नवंबर 2002 में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इंद्राणी मुखर्जी की ये तीसरी शादी थी और पीटर मुखर्जी की दूसरी। ये शादी मीडिया में भी बहुत चर्चा में रही क्योंकि एक तो पीटर मुखर्जी काफी बड़ा नाम था, ऊपर से उसने अपने से 17 साल छोटी औरत से शादी की थी। शादी के बाद पीटर मुखर्जी इंद्राणी की बेटी को भी कानूनन गोद ले लेता है और उसे भी अपना नाम देता है, पर जब ये बात संजीव खन्ना को पता चलती है तो वो इसके खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो कहता है कि उसके जिंदा रहते हुए कोई और उसकी बेटी को कैसे गोद ले सकता है, जिसको लेकर इंद्राणी उसे धमकाती है और कहती है कि अगर उसने बीच में अपनी टांग अड़ाई तो वो उसके ऊपर दहेज का केस कर देगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे चुप रहना पड़ता है। इधर पीटर मुखर्जी से शादी के बाद इंद्राणी मुखर्जी का बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, प्रोड्यूसर से मिलना जुलना लगा ही रहता था और आए दिन न्यूज़पेपर में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की फोटो छपती ही रहती थी। इंद्राणी मुखर्जी अब मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में वो जिंदगी जी रही थी जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश किया करती थी, मगर इसी बीच इंद्राणी का वो पुराना कल जिसे वो बिल्कुल भूल चुकी थी वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। दरअसल होता यह है कि साल 2004 में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की अखबार में एक साथ फोटो छपती है और इत्तेफाक से वो फोटो गुवाहाटी में इंद्राणी के माँ बाप देख लेते हैं। पिछले कई सालों से इंद्राणी का अपने माँ बाप के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, पर जब वो अपनी बेटी की फोटो पीटर जैसे बड़े आदमी के साथ देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी बहुत कामयाब हो गई है। इसलिए वो लोग इंद्राणी को एक खत भेजते हैं और उसमें शीना और मिखाइल बोरा की हायर एजुकेशन के लिए मदद मांगते हैं, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ इंद्राणी के दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था और वो लोग बूढ़े हो रहे थे और इस बुढ़ापे में उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था।
ये लेटर मुंबई पहुंचता है और फिर इंद्राणी अपने माँ बाप को कॉल करके शीना और मिखाइल को मिलने के लिए कोलकाता बुलवाती है। अब इधर से इंद्राणी मुखर्जी कोलकाता पहुंचती है और उधर से उसके दोनों बच्चे भी कोलकाता आते हैं। ये दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे और इतने दिनों बाद पहली बार अपनी माँ से मिल रहे थे, पर उनकी ये खुशी कुछ पलों की ही थी। इंद्राणी अपने दोनों बच्चों को कहती है कि वो उन दोनों की सारी पढ़ाई और रहने का खर्चा उठाने को तैयार है, पर उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुम दोनों को मुझे अपनी माँ नहीं बल्कि बहन बोलना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि वो अपने पुराने अतीत को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। सोचिए उन दोनों बच्चों के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा कि जिस माँ से वो अपने होश में पहली बार मिल रहे थे और जिसको लेकर वो इतने एक्साइटेड थे, अब उसी माँ को उन्हें अपनी बहन कहना पड़ेगा। मतलब कि अपनी झूठी शान और शौकत के लिए पहले तो उसने अपने दोनों बच्चों को कई सालों तक खुद से दूर रखा और अब उन्हें अपनी ही माँ को बहन बुलाने पर मजबूर किया। पर क्योंकि उन दोनों बच्चों के पास अपनी पढ़ाई और आगे का खर्चा उठाने का कोई और चारा नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों को इंद्राणी की शर्त को मानना पड़ा। तो जब शीना और मिखाइल इंद्राणी की शर्त को मान गए तो साल 2005 में उसने दोनों को गुवाहाटी से मुंबई बुला लिया और दोनों को पीटर और जितने भी लोगों से मिलवाया वो यही कहकर मिलवाया कि ये दोनों उसके छोटे भाई बहन हैं। मुंबई बुलाने के बाद इंद्राणी ने शीना बोरा का दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में करा दिया और वो वहीं कोलाबा में ही बतौर एक पेइंग गेस्ट रहने लगी। और मिखाइल बोरा को उसने 12th की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर भेज दिया और उसका एडमिशन बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया और वो वहीं स्कूल के हॉस्टल में ही रहने लगा। तो इंद्राणी मुखर्जी ने अपने दोनों बच्चों से निजात पाने के लिए उसने जैसा प्लान किया था उसे कामयाबी से अंजाम देने के बाद वापस अपने ढर्रे पर लौटती है और पीटर के छत्र छाया में रहकर कामयाबी के और झंडे गाड़ने शुरू करती है। इसी बीच पीटर मुखर्जी दिसंबर 2006 में एक नई कंपनी आईएनएक्स मीडिया की शुरुआत करता है और खुद को उस कंपनी का चेयरपर्सन और इंद्राणी को कंपनी का सीईओ बनाता है। आईएनएक्स मीडिया के अंडर ये लोग टीवी पर 2 नए चैनल लॉन्च करते हैं, एक म्यूजिक चैनल 9XM और एक एंटरटेनमेंट चैनल 9X। आईएनएक्स मीडिया के लॉन्च के साथ ही पीटर और इंद्राणी मुखर्जी का कद इंडस्ट्री में और भी बढ़ जाता है और इस कदर बढ़ता है कि साल 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया की 50 सबसे कामयाब औरतों की लिस्ट में इंद्राणी मुखर्जी को 41वां नंबर देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। और इंद्राणी की जिंदगी में अब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। उधर शीना भी मुंबई के कोलाबा में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और बीच बीच में वीकेंड पर कभी कभार इंद्राणी से मिलने मार्लो में उसके फ्लैट पर जाया करती थी। इसी दौरान साल 2008 में एक वीकेंड पर जब शीना बोरा मार्लो पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से हुई। दरअसल पीटर मुखर्जी की अपनी पहली बीवी शबनम से 2 बच्चे थे, एक रविन मुखर्जी और एक राहुल मुखर्जी। राहुल 2008 में ही इंग्लैंड से मुंबई वापस लौटा था और कुछ वक्त के लिए अपने पिता पीटर मुखर्जी के साथ रहने के लिए मार्लो में ठहरा हुआ था और तभी एक दिन उसकी मुलाकात शीना बोरा से होती है। इंद्राणी मुखर्जी राहुल से भी शीना को अपनी बहन बताकर ही मुलाकात करवाती है, पर क्योंकि राहुल और शीना दोनों हम उम्र थे इसलिए दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलने जुलने लगते हैं। उधर जिस आईएनएक्स मीडिया की शुरुआत पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने की थी वो 2 साल तक तो ठीक ठाक चला, पर अब उसमें घाटा होने लगा। म्यूजिक चैनल 9XM तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, पर एंटरटेनमेंट चैनल 9X बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। और जब आईएनएक्स मीडिया से फायदे की जगह नुकसान होने लगा तो साल 2009 में इंद्राणी और पीटर दोनों अपने अपने शेयर्स बेचकर और अपने पद से इस्तीफा देकर कंपनी से अलग हो गए और अपनी बेटी विधि के साथ दोनों यूके में शिफ्ट हो गए। हालांकि काम के सिलसिले में दोनों का अक्सर मुंबई आना जाना लगा ही रहता था। इधर कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही शीना बोरा और राहुल मुखर्जी एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर जब ये बात इंद्राणी और पीटर को पता चली तो वो दोनों इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। अब यहाँ रिश्ता देखिए आप कि अगर इस रिश्ते को दुनिया की नजर से देखा जाए तो शीना इंद्राणी की बहन थी, यानी पीटर मुखर्जी की साली, और इस रिश्ते से वो राहुल की मौसी हुई। पर जो दुनिया को नहीं पता था वो ये कि शीना इंद्राणी की बेटी थी और उस रिश्ते से वो पीटर की भी सौतेली बेटी हुई और राहुल की सौतेली बहन। पर इसके बारे में सिर्फ इंद्राणी और शीना को ही पता था और कायदे से अगर देखा जाए तो दोनों ही सूरत में ये रिश्ता गलत था। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, जो कि इंद्राणी और पीटर को नागवार गुजरा। ऊपर से इंद्राणी को यह भी डर था कि कहीं शीना राहुल और दुनिया के सामने उसके और शीना के रिश्ते की पोल ना खोल दे। शीना और राहुल का ये रिश्ता अब इंद्राणी के गले की हड्डी बन गई थी, इसलिए इंद्राणी अब दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगी। उसने कई बार शीना को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। ऊपर से अब वो राहुल के साथ ही मुंबई में एक किराए का फ्लैट लेकर लिव इन में रहने लगी। मार्च 2009 में इंद्राणी पीटर के साथ एक दिन अचानक सीधे उसके फ्लैट पर पहुंच गई
और शीना को जबरदस्ती वहां से खींच कर ले गई और फिर उसे वापस गुवाहाटी ले जाकर अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया और उसे वार्निंग दी कि वो दोबारा कभी राहुल से नहीं मिलेगी। पर कुछ महीनों बाद ही शीना ने एक बार फिर राहुल से कांटेक्ट किया और राहुल उसे गुवाहाटी से अपनी माँ के पास देहरादून ले गया और अगले लगभग 2 सालों तक वो दोनों वहीं रहे। इसी बीच जून 2011 में शीना की मुंबई मेट्रो में बतौर असिस्टेंट मैनेजर जॉब लग जाती है और वो दोनों फिर से वापस मुंबई आ जाते हैं और अंधेरी के मेरोल में एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। उधर इंद्राणी अभी भी दोनों को अलग करने की कोशिश में लगी हुई थी। वो शीना को धमकी भी देती है कि अगर वो राहुल से अलग नहीं हुई तो वो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी और जो पैसे वो गुवाहाटी में उसके बूढ़े नाना नानी को भेजती है वो भी देना बंद कर देगी। उसने पूरी कोशिश की शीना और राहुल को अलग करने की, पर बावजूद इसके शीना बोरो पर उसकी इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। ऊपर से शीना नवंबर 2011 में राहुल के साथ सगाई भी कर लेती है और उनका प्लान था कि अगले साल यानी 2012 में वो दोनों शादी भी कर लेंगे। अब इंद्राणी को ये डर सताने लगा कि कहीं अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो शीना करोड़ों की मालकिन बन जाएगी, क्योंकि पीटर अपनी प्रॉपर्टी का काफी हिस्सा अपने बेटे राहुल के नाम कर देगा और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो चाहती थी कि पीटर की सारी प्रॉपर्टी या तो उसे मिले या फिर उसकी बेटी विधि को, जिससे कि वो बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें यह भी पता चला कि आईएनएक्स मीडिया से बाहर होने से पहले इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने कंपनी के 900 करोड़ रुपए सिंगापुर में शीना बोरा के नाम से 9 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और अब जब इंद्राणी ने शीना से उन पैसों को मांगा तो उसने इंद्राणी के सामने कुछ शर्तों को रखा। उसने कहा कि वो ये पैसे उसे तभी वापस देगी जब वो उसे पाली हिल्स में एक 3 BHK फ्लैट, एक डायमंड रिंग और एक कार खरीद कर देगी। शीना को पता था कि इंद्राणी को सिर्फ पैसों के दम पर ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए उन पैसों को देने के लिए मना किया था। पर जो शीना को नहीं पता था वो ये कि इंद्राणी उन लोगों में से नहीं थी जो इतनी जल्दी अपनी हार स्वीकार कर ले और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इंद्राणी हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहती थी, पर शीना बिल्कुल उसके उल्टा चल रही थी। पहले तो उसने इंद्राणी के खिलाफ जाकर राहुल से सगाई की, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बढ़ी और अब शीना की इस डिमांड ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया और इसी के बाद इंद्राणी ने शीना को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने एक ऐसा परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया जिसकी खबर अगले 3 सालों तक किसी के कानों कान नहीं लगी। इंद्राणी ने यूके में रहते हुए ही पूरा प्लान बनाया। उसने सबसे पहले इस साजिश में अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को यह कहकर शामिल किया कि अगर उसने शीना को रास्ते से हटाने में उसका साथ दिया तो पीटर की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी बेटी विधि होगी, प्लस वो विधि को कुछ दिनों तक रहने के लिए कोलकाता भी भेजेगी। संजीव खन्ना अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और तलाक के बाद कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी इंद्राणी ने उसे अपनी बेटी से नहीं मिलवाया था। लेकिन जब इंद्राणी उसके सामने प्रपोजल रखती है तो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम हो जाने की खुशी और अपनी बेटी से मिलने की चाहत में वो शीना बोरा के मर्डर प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद इंद्राणी अपने ड्राइवर श्यामवर राय को भरोसे में लेती है और 5 लाख रुपए का लालच देकर उसे भी प्लान का हिस्सा बना लेती है। अब वो संजीव खन्ना के जरिए कोलकाता के एक आदमी से पार्सल में एक देसी कट्टा मंगवाती है ताकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, जिसे कि उसका ड्राइवर श्यामवर राय रिसीव करता है। इसके बाद वो श्यामवर राय से कहकर 22 अप्रैल 2012 को किराए पर एक गाड़ी लेती है जिसमें कि पूरे प्लान को अंजाम दिया जा सके। अब जो सबसे जरूरी प्लान था वो था शीना को उसके प्लान के हिसाब से उसकी तय की गई जगह पर आने के लिए राजी करना, और इसके लिए इंद्राणी कई दिनों पहले से ही तैयारी कर रही थी। दरअसल शीना और राहुल के रिश्ते की वजह से दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी, पर जब इंद्राणी ने शीना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तो अब वो उससे बड़े ही प्यार से बात करने लगी और अपनी बातों से उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। यहाँ तक कि उसे विश्वास दिलाने के लिए इंद्राणी 4 अप्रैल 2012 को जब 5 दिनों के लिए मुंबई लौटी थी तो एक दिन वो शीना को बांद्रा के 5 स्टार होटल ताज लैंड्स एंड में डिनर के लिए भी लेकर गई थी और वहां भी उसने शीना से बड़े ही प्यार से बात की और फिर वापस यूके चली गई। तो अब जब इंद्राणी का पूरा प्लान बन गया और उसने शीना का भी विश्वास जीत लिया, तब जाकर वो मर्डर से एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल 2012 को मुंबई पहुंचती है। मुंबई पहुंचने के बाद इंद्राणी सबसे पहले अपने ड्राइवर के साथ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाकर शीना की लाश को ठिकाने लगाने की जगह फाइनल करती है और फिर वापस मुंबई पहुंचकर प्लान के हिसाब से 2 जोड़ी मेल और 1 जोड़ी फीमेल जूते लेती है। फिर वो शराब की दुकान से 1 वोडका और 1 विस्की की बोतल लेती है और 1 पानी की बोतल लेने के बाद इन तीनों बोतलों यानी वोडका, विस्की और पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है। उसके बाद पेट्रोल भरने के लिए वो एक 20 लीटर का कैन और एक बड़ा सा सूटकेस बैग भी खरीदती है और अगले दिन वो शीना को एक साड़ी और एक डायमंड रिंग उसकी सगाई का तोहफा बोलकर देने के लिए बुलाती है, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है।
अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2012 को शीना अपने ऑफिस से दोपहर 3:30 बजे के करीब हाफ डे लेकर पहले अंधेरी में अपने फ्लैट पर जाती है और फिर वहां से तैयार वगैरह होकर अपने मंगेतर राहुल के साथ गाड़ी में बैठकर बांद्रा के लिए निकल जाती है। उधर संजीव खन्ना भी कोलकाता से उसी दिन मुंबई पहुंचता है और अब ये तीनों अमरसंस के पास खड़े होकर शीना का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद करीब 6:40 पर शीना राहुल के साथ अमरसंस पहुंचती है और राहुल शीना को वहां छोड़कर वापस अंधेरी के लिए निकल जाता है। और इसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, जब ये लोग शीना का मर्डर करने के बाद होटल की तरफ जा रहे थे, ठीक उसी वक्त रात 8:30 बजे के करीब इंद्रानी के पास शीना के छोटे भाई मिखाइल का भी कॉल आता है और वो कहता है कि वो मुंबई पहुंच गया। जिसके बाद इंद्रानी उससे एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे मार्लो में उसके फ्लैट पर जाने को कहती है और कहती है कि वो भी 1-2 घंटे में वहां पहुंचने वाली है। दरअसल इंद्रानी ने ही मिखाइल को फोन करके उस दिन उसे गुवाहाटी से मुंबई बुलवाया था और वो इसलिए क्योंकि मिखाइल उसका दूसरा टारगेट था। इंद्रानी का प्लान था कि वो एक साथ दोनों भाई बहन को रास्ते से हटा देगी ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो, मतलब कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इस बात से अनजान कि उसकी बहन पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और अगला नंबर उसी का है, वो सीधे मार्लो पहुंच जाता है। इधर मार्लो पहुंचने और शीना की लाश को सूटकेस में भरकर गैराज में डालने के बाद रात करीब 10:15 पर इंद्रानी ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो मिखाइल से बहुत ही प्यार से बात करती है और उसे पीने के लिए वही पानी देती है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इसके बाद वो उसे दारू की बोतल में से 2 पैक बना कर देती है जिसमें उसने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी और अपने फ्लैट पर पहले ही लाकर रख दी थी। इंद्रानी मिखाइल से अपना ड्रिंक जल्दी फिनिश करने को कहती है और इंद्रानी का ऐसा बर्ताव देखकर मिखाइल को थोड़ा अजीब लगता है, पर ऐसा करके इंद्रानी उसे जल्दी 2 पैक पिला देती है। मगर इसी बीच कमरे में संजीव खन्ना और श्यामवर राय भी आ जाते हैं। संजीव खन्ना को देखते ही मिखाइल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे देखते ही उसे 6 साल पुरानी वो डरावनी रात याद आ जाती है जब वो आखिरी बार संजीव खन्ना से मिला था। दरअसल 6 साल पहले यानी साल 2006 में मिखाइल बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था और 1 साल पहले ही इंद्रानी ने उसका दाखिला बेंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में कराया था। उस वक्त उसकी उम्र महज 15-16 साल की थी और क्योंकि वो शहर, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा उसके लिए बिल्कुल अलग थी और ऊपर से वो वहाँ बिल्कुल अकेला था, इसलिए उसका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो इंद्रानी को कई बार कॉल करके कहता है कि वो उसे वापस मुंबई बुला ले क्योंकि वो वहाँ नहीं रहना चाहता। जिसके बाद एक दिन इंद्रानी उसे मुंबई बुला लेती है। मुंबई बुलाने के बाद वो मिखाइल की मुलाकात संजीव खन्ना से करवाती है और कहती है कि ये उसका क्लाइंट है और अगले कुछ दिनों तक वही उसे मुंबई में घुमाएगा फिराएगा। अगली ही रात संजीव खन्ना मिखाइल को होटल से पिकअप करने के बाद उसे एक पब में लेकर जाता है और ये दोनों वहां बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। खन्ना जो है वो तो आराम से अपनी ड्रिंक पी रहा था, पर वो मिखाइल को एक के बाद एक टकीला के शॉट्स लगवा रहा था और कुछ देर बाद ही मिखाइल को इतना नशा हो जाता है कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ है। खैर, इसके बाद वो रात बीत जाती है, पर अगले दिन जब मिखाइल की आंख खुलती है तो उसने देखा कि वो एक कमरे में बंद है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, उसके बाल जो है वो छोटे काट दिए गए हैं और उसने एक डार्क ब्राउन कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ये देखते ही वो घबरा जाता है और जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही 2-3 वार्ड बॉय टाइप जैसे लोग उसके कमरे में आते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। मतलब कि उसके साथ सब कुछ बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हो रहा था। खैर, 3-4 घंटे बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो वो किसी तरह अपना हाथ घुमा फिरा के रस्सी को खोल लेता है और गेट खोलकर कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद जब वो आसपास के लोगों से पूछता है कि वो कहाँ है तो वो उससे कहते हैं कि वो वापस अपने कमरे में चला जाए, थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ पता चल जाएगा। वो वापस अपने कमरे में आता है और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला उसके कमरे में आते हैं जो कि एक सीनियर साइकेट्रिस्ट थे और वो जो उसे बताते हैं उसे सुनने के बाद मिखाइल को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो मिखाइल से कहते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसे उसी की बहन इंद्रानी मुखर्जी ने यहाँ एडमिट कराया है और वो इसलिए क्योंकि उसे ड्रग्स की लत लगी हुई है और ड्रग्स लेने के बाद वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। दरअसल ये सब कुछ इंद्रानी का ही करा धराया था। मिखाइल की बार मुंबई आने की जिद से वो परेशान हो गई थी और इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए उसने ये प्लान बनाया था। इंद्रानी उसे ऐसा सबक सिखाना चाहती थी कि वो दोबारा कभी मुंबई आने के बारे में नहीं सोचे, इसलिए उसने मिखाइल को ड्रग एडिक्ट और पागल बताकर उसे भाई खला के मसीना हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। और इस काम के लिए भी उसने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को उसकी बेटी विधि को लेकर इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने प्लान में शामिल किया था। मिखाइल ठीक होने के बावजूद भी अगले 2 महीनों तक हॉस्पिटल के डी एडिक्शन सेंटर में बिताता है, मगर वहां से आजाद होते ही वो दिल्ली चला जाता है और वहीं अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करता है और कसम खाता है कि वो फिर दोबारा कभी मुंबई नहीं आएगा।
पर इधर जब साल 2012 में इंद्राणी ने दोनों भाई बहन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तो जरूरी था कि किसी तरह मिखाइल को वापस मुंबई बुलाया जाए। मगर 6 साल पहले उसके साथ जो हुआ था वो उसे आज भी याद था और वो बिल्कुल भी मुंबई नहीं आना चाहता था। इंद्राणी उसे मुंबई बुलाने के लिए कुछ पैंतरे भी आजमाती है, पर जब वो उसमें कामयाब नहीं होती तो वो उसके इमोशन का सहारा लेती है और उससे कहती है कि उसे उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए। और 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर और थोड़ा इमोशनल करके उसे मुंबई बुला लेती है। और अब मिखाइल एक बार फिर से गलती से मुंबई आ गया था और संजीव खन्ना भी ठीक उसके सामने खड़ा था। संजीव खन्ना को देखते ही उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और तब उसे एहसास होता है कि इंद्राणी क्यों उसे जल्दी जल्दी अपना ड्रिंक फिनिश करने को कह रही थी। तो 2 ड्रिंक पीने के बाद अब उसने क्या किया कि इंद्राणी जो ड्रिंक उसे बनाकर दे रही थी वो किसी तरह इधर उधर घूम के सबकी नजरों से बचकर उसे फेंकने लगा और ऐसा दिखाने लगा कि उसने वो ड्रिंक फिनिश कर ली। काफी देर बाद भी जब मिखाइल बेहोश नहीं हुआ तो इंद्राणी, खन्ना और श्यामवर राय फ्लैट की बालकनी में बात करने के लिए जाते हैं। इंद्राणी कहती है कि ये कितनी दारू पीता है, अभी तक बेहोश नहीं हुआ। तो खन्ना इंद्राणी से कहता है कि अभी फिलहाल मिखाइल को छोड़ देते हैं, उसे बाद में देखेंगे, क्योंकि एक साथ 2 लाश को ले जाने में खतरा हो सकता है। इंद्राणी को भी लगता है कि हाँ खतरा तो है, इसलिए वो कहती है कि पहले शीना की लाश को ठिकाने लगाते हैं और इसे बाद में देखेंगे। इसके बाद खन्ना वापस अपने होटल चला जाता है और श्यामवर राय अपने सर्वेंट क्वार्टर में। इधर इंद्राणी बार बार मिखाइल से कह रही थी कि वो सो जाए, पर मिखाइल खुद को जबरदस्ती उठाए रखता है और बिल्कुल भी नहीं लेटता। उसे पता था कि अगर वो सोया तो पता नहीं फिर कहाँ उठेगा और ये भी हो सकता है कि वो दोबारा उठे ही ना। तो जब कई कोशिशों के बाद भी मिखाइल नहीं सोता तो इंद्राणी तंग होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है और इधर मिखाइल खुद को जबरदस्ती जगा के रखता है। अगली सुबह 4 बजे इंद्राणी शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाती है, पर जाने से पहले वो मिखाइल से एक बार फिर से सोने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि वो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद ना करे। इस बात से मिखाइल और भी डर जाता है और उसके जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। इसके बाद वो सीधे बाथरूम में जाता है और शराब का असर कम करने के लिए वो शावर लेता है। फिर वो फटाफट अपना सामान पैक करता है और टैक्सी लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर गुवाहाटी आ जाता है और तब जाकर उसकी जान बचती है। अगर वो उस दिन अपनी सूझबूझ नहीं दिखाता और वहां से नहीं भागता तो शायद वो भी आज इस दुनिया में नहीं होता। तो यहाँ मिखाइल की तो जान बच गई, पर अब सवाल आता है कि आखिर ये मर्डर अगले 3 सालों तक छुपा कैसे रहा? क्या किसी ने भी शीना बोरा की कोई खोज खबर नहीं की? तो दरअसल इंद्राणी ने इसकी प्लानिंग भी पहले से ही कर रखी थी और पुलिस की लापरवाही ने भी इस कत्ल को 3 साल तक छुपाए रखा। इस मर्डर का खुलासा 3 साल पहले ही हो सकता था अगर पुलिस उस वक्त अपना काम ढंग से करती तो। दरअसल शीना का मंगेतर राहुल उस शाम जब शीना को बांद्रा में अमरसंस के पास छोड़ने के बाद वापस अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उसने शीना को एक मैसेज किया कि वो घर पहुंच गया है, पर शीना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि तब तक शीना मर चुकी थी। लेकिन शीना को मारने के बाद जब इंद्राणी ने उसका फोन लिया और राहुल का मैसेज देखा तो अब इंद्राणी ने शीना बनकर राहुल से बात करनी शुरू की ताकि राहुल को कोई शक ना हो। एक मैसेज में उसने कहा कि वो इंद्राणी के साथ ड्रिंक के लिए होटल ताज लैंड्स एंड में जा रही है और थोड़ी देर बाद दूसरे मैसेज में बताया कि वो अब रॉयल चाइना रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रही है। इसके बाद वो राहुल को एक और मैसेज करती है कि वो आज रात इंद्राणी के साथ ही रुकेगी। इस मैसेज को पढ़कर राहुल पहले तो थोड़ा हैरान होता है, पर फिर सोचता है कि चलो कोई नहीं। अब अगली सुबह यानी 25 अप्रैल को वो शीना को मैसेज नहीं बल्कि सीधे कॉल करता है, पर क्योंकि शीना का फोन इंद्राणी के पास था इसलिए वो फोन नहीं उठाती, वरना राहुल उसकी आवाज पहचान जाता। राहुल इसके बाद कई और कॉल्स करता है पर इंद्राणी उसका फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद ही राहुल के पास एक मैसेज आता है कि वो 2-3 घंटे में घर पहुंच जाएगी और इसके आधे घंटे बाद ही राहुल शीना का एक और मैसेज रिसीव करता है जिसे पढ़कर वो दंग रह जाता है। उस मैसेज में लिखा था कि मुझे कोई और मिल गया है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। राहुल को यह मैसेज पढ़ने के बाद यकीन नहीं होता और वो उसे कॉल्स करना शुरू कर देता है और उधर से कोई फोन नहीं उठाता। राहुल को शीना के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है, पर उसे कहाँ पता था कि इंद्राणी ही शीना बनकर उसे मैसेज कर रही थी। अच्छा, अब तक राहुल को शीना ने यह बता दिया था कि इंद्राणी उसकी बहन नहीं बल्कि माँ है और इससे पहले शीना और इंद्राणी के बीच जो झगड़े हुए थे राहुल उससे भी वाकिफ था। तो अब राहुल को इंद्राणी को लेकर थोड़ा शक होने लगा, इसलिए वो सीधे मार्लो पहुंच जाता है, पर शीना उसे वहां भी नहीं मिलती। अब वो वर्डली पुलिस स्टेशन जाता है शीना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, पर पुलिस उसकी बात को उतना सीरियस नहीं लेती और कहती है कि वो वापस आ जाएगी। पर जब राहुल नहीं मानता तो पुलिस उससे कहती है कि वो अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाए, क्योंकि जहां वो रहता है उसका ज्यूरिसडिक्शन अंधेरी पुलिस के अंडर आता है।
अब राहुल अंधेरी के MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां की पुलिस उसे बांद्रा पुलिस स्टेशन जाने को कहती है, क्योंकि राहुल ने शीना को बांद्रा में छोड़ा था। अगले दिन राहुल बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पर यह सुनने के बाद कि शीना इंद्रानी के साथ गई है, वहां से भी उसे वही पुराना जवाब मिलता है कि चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगी। तो जब पुलिस ने राहुल की कोई हेल्प नहीं की तो उसने खुद शीना के बारे में तहकीकात करनी शुरू की, और उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इंद्रानी से कॉल करके इस बारे में बात की। दरअसल जब राहुल ने इंद्रानी से उस रात उन्होंने क्या क्या किया उस बारे में पूछा तो इंद्रानी ने कहा कि अमरसन से एक साड़ी खरीदने के बाद वो लोग ताज लैंड्स एंड होटल में गए, और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो लोग डिनर करने के लिए रॉयल चाइना रेस्टोरेंट में गए। पर क्योंकि रॉयल चाइना बंद था, इसलिए उसने शीना को लगभग 9:30 बजे के आसपास वापस अमरसन के पास छोड़ दिया और वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन जब राहुल ने इस बारे में खोजबीन की तो पता चला कि 24 अप्रैल की रात रॉयल चाइना रेस्टोरेंट पूरी रात खुला था, और उस रात रेस्टोरेंट में इंद्रानी मुखर्जी या शीना बोरा नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि इंद्रानी झूठ बोल रही है, और यहीं से उसका शक यकीन में बदल गया। अब जब इसके बारे में उसने इंद्रानी से दोबारा बात की तो वो बात को घुमाने लग गई, इसलिए उसने अब सारी बात को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अगले कई दिनों तक उसने इंद्रानी से जो भी बात की वो सारी रिकॉर्ड की, और इन बातचीत में इंद्रानी ने राहुल को बताया कि उसकी शीना से बात हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नागपुर चली गई। इसके बाद उसने बताया कि वो वापस गुवाहाटी चली गई, और लास्ट में उसने कहा कि वो अमेरिका चली गई और वहीं शिफ्ट हो गई। अच्छा, इस बातचीत के दौरान एक दिन जब राहुल इंद्रानी से बात कर रहा था तो उसी वक्त शीना के ऑफिस से जहां वो काम करती थी वहां से एक एम्प्लॉय उसके घर आती है और कहती है कि शीना कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही, इसलिए बॉस ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। इंद्रानी उस वक्त राहुल के साथ फोन पर ही थी और इत्तेफाक से वो ये सारी बात सुन लेती है। इंद्रानी जो है वो दरअसल ये भूल गई थी कि शीना की एक प्रोफेशनल लाइफ भी है और वहां से भी उसकी खोजबीन हो सकती है। इसलिए जब इंद्रानी वापस लंदन चली गई तो वहां से 3 मई 2012 को उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी काजल शर्मा को शीना के नाम से एक रेजिग्नेशन लेटर और अलग से एक शीना का सिग्नेचर भेजा। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी को शीना के साइन की प्रैक्टिस करवाई और उस रेजिग्नेशन लेटर पर अपनी सेक्रेटरी से शीना के जाली हस्ताक्षर करवाकर उसे कुरियर से शीना के ऑफिस में भिजवा दिया ताकि वो लोग भी शीना की कोई खोजबीन न करे। इसके बाद उसने काजल से शीना के नाम का एक ईमेल आईडी बनवाया और उस आईडी से इंद्रानी ने बाकायदा शीना के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को मेल भेजना शुरू कर दिया कि वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई है, और सबको यकीन दिलवा दिया कि शीना सच में यूएस चली गई और वो वहां बहुत खुश है। मतलब कि इंद्रानी ने एक बिल्कुल परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया था। पर राहुल को पता था कि इंद्रानी झूठ बोल रही है, इसलिए वो शीना की तलाश में लगा रहा। इसी बीच एक दिन उसे अपने फ्लैट से शीना का पासपोर्ट मिलता है, जिसे देखते ही उसका माथा ठनकता है कि आखिर बिना पासपोर्ट के शीना अमेरिका कैसे चली गई, और अब उसका शक और गहरा जाता है। इसके बाद वो शीना के भाई मिखाइल, उसके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और उसके नाना नानी से भी कांटेक्ट करता है, पर वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं थी। यहाँ तक कि उसने शीना के अपने पिता यानी सिद्धार्थ दास से भी कांटेक्ट किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और जब अगले कई हफ्तों की खोजबीन के बाद भी शीना का कुछ पता नहीं चला तो वो भी मुंबई छोड़कर अपनी माँ के पास देहरादून शिफ्ट हो गया। इसके बाद 2012 गुजर गया, 13 गुजर गया, 14 गुजर गया और अगले 3 सालों तक ये केस दबा रहा। मगर जब अगस्त 2015 में ये केस खुला तब जाकर दुनिया को पहली बार पता चला कि शीना की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। तो अब जब पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई, इसके बाद मुंबई पुलिस ने केस से जुड़े सबूत इकट्ठा करने शुरू किए ताकि कोर्ट में इसे साबित किया जा सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोर्ट में कोई मायने नहीं होता। और इनमें से जो सबसे अहम सबूत था वो था शीना की लाश को ढूंढना। मुंबई पुलिस ने तुरंत रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ पुलिस से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या 3 साल पहले उन्हें गगोदे खुर्द में किसी 25 साल की लड़की की लाश मिली थी। पर क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर लाश मिलती ही रहती थी, इसलिए उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। मगर जब मुंबई पुलिस ने बताया कि उस लड़की की लाश को जलाया गया था, तब जाकर उन्होंने बताया कि हाँ, 3 साल पहले 23 मई 2012 को उन्हें गोगोदे खुर्द के जंगल से एक लड़की की लाश मिली थी। पर क्योंकि वो उन बहुत सारी लाशों में से थी जो अक्सर वहां मिलती ही रहती थी और वहां आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी जहां लाश को स्टोर करके रखा जाए, इसलिए पुलिस ने सिर्फ अपनी डायरी में एंट्री करने के बाद उस बॉडी के जले हुए बचे कुचे हिस्सों को वहीं पास में ही दफना दिया था। यह पता चलते ही मुंबई पुलिस, फोरेंसिक टीम और वहां की लोकल पुलिस को लेकर गगोदे खुर्द पहुंचती है। अब पुलिस वहां पहुंच तो गई, पर कई कोशिशों के बाद भी उन्हें वो एग्जैक्ट स्पॉट नहीं मिला जहां शीना बोरा की लाश मिली और जहां उसे दफनाया गया था। इसलिए अब वो उस आदमी को बुलाते हैं जिसने पहली बार शीना बोरा की लाश को देखा था। उस आदमी का नाम था गणेश धेने और वो उन जंगलों से अच्छी तरह वाकिफ था
और जिस तरीके से उसकी नजर शीना की लाश पर पड़ी वो भी बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। गणेश धेने जो था वो दरअसल वहां का लोकल था और पुलिस का पाटिल भी था। पाटिल जो है वो वहां की लोकल भाषा में उन लोगों को कहते हैं जो पुलिस के कहने पर अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर नजर रखते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पुलिस को तुरंत उसकी जानकारी देते हैं। तो शीना बोरा के मर्डर के लगभग 1 महीने बाद 23 मई 2012 को जब गणेश पेड़ से वापस अपने टेम्पो में घर जा रहा था तो अचानक उसे बहुत जोर का पेशाब आता है। वो इत्तेफाक से गगोदे खुर्द में ही जंगल किनारे अपनी गाड़ी रोकता है और उतरकर हल्का होने लगता है। तभी अचानक से उसकी नजर पेड़ से गिरे हुए आमों पर पड़ती है क्योंकि उस वक्त आम का सीजन चल रहा था। गणेश उन आमों को चुनने के लिए थोड़ा सा अंदर जंगल में चला गया। तभी अचानक से उसे एक बदबू आई और क्योंकि वो पुलिस का पाटिल था इसलिए उसे शक हुआ और वो उस बदबू का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर चला गया और अचानक से उसे एक जली हुई लाश मिली। उस जली हुई लाश के शरीर पर ना के बराबर मांस था और सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और डायरी में एंट्री करने के बाद उसे वहीं एक आम के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। तो उसी गणेश धेने को पेड़ पुलिस एक बार फिर लाश को ढूंढने के लिए बुलाती है, मगर उसे भी वो एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि एक तो 3 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया था और इन 3 सालों में कई नए पेड़ और झाड़ निकल आए थे। इसके अलावा जब उसे लाश मिली तो वो गर्मी का मौसम था और अभी बरसात चल रही थी, पर उसे ये मालूम था कि लाश आम के पेड़ के नीचे है। मगर वहां दिक्कत ये भी थी कि वहां पर कई आम के पेड़ थे और हर जगह एक जैसी लग रही थी, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और काफी देर तक मशक्कत करने के बाद उसने एक जगह इशारा किया। मजदूरों ने वहां खोदना शुरू किया पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद उसने एक दूसरी जगह इशारा किया पर वहां भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन गणेश हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार 6 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद उसे वो जगह मिल जाती है और वहां गड्ढा खोदने पर शीना का कंकाल निकलता है। मुंबई पुलिस कंकाल को फौरन अपने कब्जे में लेती है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। बाद में जब उसका डीएनए टेस्ट कराया गया तो उस लाश का डीएनए इंद्राणी मुखर्जी से मैच हो गया, जिससे ये साबित हो गया कि जंगल में मिली लाश शीना की ही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप वाघमारे के घर से वो सूटकेस जिसमें शीना की लाश को रखा गया, कोलकाता में संजीव खन्ना के घर से वो 3 जोड़ी चप्पल और उस ओपेल ओपरा कार को भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। शीना बोरा मर्डर केस में उस वक्त जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए उसकी वजह से ये केस इतना चर्चा में था कि वो अगले कई हफ्तों तक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज और अखबारों का फ्रंट पेज बना हुआ था। ये केस एक वजह से इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि बीच में ही महाराष्ट्र की सरकार ने 18 सितंबर 2015 को इस केस को मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। पुलिस में इतने हाई रैंक होने के बावजूद भी वो खुद कई बार खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए गए थे, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। हालांकि राकेश मारिया का कहना था कि क्योंकि इस केस में काफी बड़े बड़े और रसूखदार लोग शामिल थे, इसलिए ही वो इस केस की एक एक पल की खबर रख रहे थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसमें पुलिस की तरफ से कोई भी लापरवाही हो। अच्छा, अभी तक मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें यह बात इतनी साफ नहीं थी कि पीटर मुखर्जी का इस मर्डर में कितना इन्वॉल्वमेंट है, पर जब सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने 19 नवंबर 2015 को पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया। पीटर कहता है कि 24 अप्रैल 2012 को जिस दिन मर्डर हुआ वो उस दिन यूके में था, पर सीबीआई कहती है कि पीटर मुखर्जी भले ही यूके में था पर उसे शीना बोरा के मर्डर के बारे में सब कुछ पता था और इंद्राणी कॉल के जरिए पीटर से लगातार कांटेक्ट में थी और वो उसे पल पल की जानकारी दे रही थी। सीबीआई ने बताया कि जब इंद्राणी ने गोगोदे खुर्द में शीना की लाश को ठिकाने लगाने की जगह तय की तब भी उसने वहीं स्पॉट से ही पीटर को कॉल करके इसकी जानकारी दी थी और फिर उस रात भी इन दोनों ने फोन पर काफी देर तक बात की थी। जिस दिन ये मर्डर हुआ यानी 24 अप्रैल 2012 को जब इंद्राणी सारी तैयारी कर रही थी, उस दिन दोपहर में भी इन दोनों के बीच 26 मिनट और 11 सेकंड तक बात हुई थी और शीना को मारने के बाद रात के लगभग 2:24 पर इन दोनों ने 15 मिनट 24 सेकंड तक बात की थी। इतनी देर रात के दोनों के बीच इतनी देर तक बात का होना इस बात का गवाह था कि इंद्राणी पीटर को क्या कुछ हो रहा है उसकी सारी खबर पहुंचा रही थी। तो सीबीआई सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद साल 2016 में कोर्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और उसमें इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को मुख्य आरोपी बनाती है और ड्राइवर श्यामवर राय को सरकारी गवाह। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी को भायखला जेल और संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को आर्थर रोड जेल भेज दिया जाता है। 17 जनवरी 2017 को इस केस का मुकदमा शुरू होता है और जैसा कि अंदाजा था कोर्ट में ये तीनों अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को खारिज कर देते हैं, पर सभी दलीलों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट भी चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है
और इन तीनों के ऊपर साजिश रचने, किडनैपिंग करने, सबूत मिटाने और शीना की मौत का पता होने के बावजूद भी गलत इंफॉर्मेशन देने का चार्ज लगाती है और मुकदमा जारी रखती है। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और इसके बाद भी कहानी में कई मोड़ आते हैं। पहले तो जेल में रहने के दौरान ही अक्टूबर 2019 में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। फिर अगले ही साल 6 फरवरी 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट पीटर मुखर्जी को जमानत दे देता है, ये कहकर कि उसका इस केस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। फिर इसके अगले साल दिसंबर 2021 में इंद्राणी मुखर्जी सीबीआई को बकायदा एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि शीना बोरा जिंदा है और अभी कश्मीर में रह रही है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा पहली बार कर रही थी, बल्कि वो इससे पहले भी कई बार अलग अलग कहानियां सामने लेकर आई थी। कभी उसने सारा इल्जाम पीटर के ऊपर लगाने की कोशिश की, तो कभी मिखाइल के ऊपर, और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। इसके अलावा इंद्राणी ने इससे पहले कई बार जमानत की याचिका भी लगाई थी, जिसको कि निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट खारिज कर चुका था। पर 18 मई 2022 को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहकर कि ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है और 6.5 साल बाद भी कोई फैसला नहीं आया है और इंद्राणी पहले ही 6.5 साल से ज्यादा जेल में बिता चुकी है, कोर्ट इंद्राणी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर देता है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि एक औरत ने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर अपने पहले पति से हुई बेटी को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसके तीसरे पति की पहली पत्नी से हुए बेटे से प्यार करने लगी थी। अभी फिलहाल इंद्राणी और पीटर मुखर्जी जमानत पर जेल से बाहर है, संजीव खन्ना जेल के अंदर है और ये केस अंडर ट्रायल है। तो देखिए कब तक फैसला आता है और क्या फैसला आता है। तो ये थी शीना बोरा मर्डर की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही हर शनिवार शाम 6 बजे क्राइम, हॉरर और मिस्टीरियस सत्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।